नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं कोशिका का तीसरा वीडियो, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे कि न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक और राइबोसोम। ठीक है, तो आप वीडियो में मेरे साथ पूरा एंड तक बने रहना। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एक कोशिका होता है, जीव है ना, लिविंग। तो कोशिका के बीच में, सेल के बीच में एक अंग पाया जाता है जिसको केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, और ये केंद्रक क्या है इसको डिटेल से समझते हैं। तो कोशिका के बीच में, सेल के बीच में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसको किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। तो इसको रिलेट करने के लिए मैं इसको ब्राउन कलर से कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप याद रखना, सेंटर क्या है इसका? ब्राउन कलर है। ठीक है, तो ब्राउन कलर मतलब रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक और साइंटिस्ट पढ़े थे जिसमें हम लोग रॉबर्ट हुक देखे थे। ठीक है, वो रॉबर्ट हुक है और ये रॉबर्ट ब्राउन है। तो हुक ने कोशिका को खोजा और सेल वाल को खोजा, मतलब कोशिका भित्ति को। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसको खोजा है? केंद्रक को। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका, द ब्रेन ऑफ सेल। द ब्रेन ऑफ सेल इसको बोला जाता है फ्रेंड्स, कोशिका का दिमाग। क्योंकि जैसे कोशिका होता है तो कोशिका को पूरा रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए यही रहता है केंद्रक। ठीक है, जैसे हमारा दिमाग होता है पूरा शरीर को नियंत्रित करने के लिए, उसी प्रकार से केंद्रक होता है पूरा कोशिका को, सेल को नियंत्रित करने के लिए, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक है एब्सेंट इन आरबीसी। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो आरबीसी में ये अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। तो जो ब्लड होता है, ठीक है, जिसमें रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं ना, आरबीसी कोशिका, लाल रक्त कणिका। ठीक है, तो उनमें क्या रहता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस का अभाव होता है। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आप इसको याद रखना। ठीक है, तो कोशिका से जो न्यूक्लियस है, केंद्रक, उसके क्या क्या कंपोनेंट है, अवयव हैं, इसको देखते हैं। तो ये 4 चीज़ से मेनली बना रहता है। जैसे ये मैं बना दिया केंद्रक। ठीक है, केंद्रक बनाया हूँ ना, कोशिका नहीं है अभी, ये केंद्रक है। तो ये बाहर में जो रहता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर जो मटेरियल रहता है उसको कोशिका केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और एक इसके बीच में, केंद्रक के बीच में एक धागे जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, नेटवर्क जाल, उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक जाल बोलते हैं। और केंद्रक के अंदर ही एक और केंद्रक जैसा संरचना होता है, स्ट्रक्चर, उसको केंद्रिका बोलते हैं, अंग्रेजी में न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक एक करके सब को डिटेल से पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा कि ये केंद्रक है ना, कोशिका नहीं, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसको बता रहा हूँ। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 परतों का होता है। ठीक है, 2 परतों का, जो किससे बना रहता है? प्रोटीन और लिपिड से। तो जितना भी मेम्ब्रेन होता है फ्रेंड्स, कोशिका झिल्ली, जितना भी झिल्ली होता है ना, झिल्ली, वो सभी जनरली प्रोटीन और लिपिड से ही बनता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। दूसरा क्या है पॉइंट, कि इसमें माइक्रोपोर होते हैं, या होल, या सूक्ष्म छिद्र, मतलब ये पूरा छिद्र युक्त होता है। ऐसे बीच बीच में छोटा छोटा छिद्र होता है, जिससे केंद्रक का, न्यूक्लियस का मटेरियल बाहर जाता है साइटोसोल में, और साइटोसोल का मटेरियल अंदर आ सकता है। उसको आने जाने के लिए माइक्रोपोर होता है। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन किससे कनेक्टेड होता है? ईआर से। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सपोज ये पूरा कोशिका है बड़ा सा, और बीच में एक केंद्रक है। ठीक है, तो केंद्रक के चारों तरफ क्या है? ये झिल्ली है ना, केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली से लेकर पूरा कोशिका झिल्ली के बीच में एक भाग पाया जाता है, जैसे इसको मैं बना देता हूँ ऐसे। तो ये क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये कोशिका है। ठीक है, एक कोशिका के चारों तरफ बॉर्डर जो दिख रहा है वो कोशिका का मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका का झिल्ली है। ठीक है, और ये जो बीच में दिख रहा है, ठीक है, बीच में आप देख सकते हैं पॉइंटर को, ये न्यूक्लियस है और उसका मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो 2 स्तर का आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर है और ये ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो पूरा यहाँ से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, और इनमें माइक्रोपोर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये माइक्रोपोर है, छोटा छोटा सूक्ष्म छिद्र है, जिससे मटेरियल बाहर जा सकता है केंद्रक का। ठीक है, साइटोसोल में। तो और इसके क्या क्या स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं।
तो फ्रेंड्स न्यूक्लियोप्लाज्मा मैं बताया हूँ, केंद्रक के अंदर जो मटेरियल रहता है जो भी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक का द्रव्य बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो इसमें ये मेम्ब्रेन भी शामिल रहता है, अंदर में क्रोमेटिन भी शामिल रहता है, न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका है वो भी शामिल रहता है, ठीक है। तो ये सभी किससे बनते हैं, प्रोटीन से, फास्फोरस से और न्यूक्लिक एसिड से। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए, आरएनए, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो इन चीज़ों से केंद्रक का जितना भी मटेरियल है अंदर का वो सभी बना रहता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर नेटवर्क। तो ये कोशिका के अंदर जो केंद्रक रहता है उसके अंदर धागे जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर नेटवर्क बोलते हैं, केंद्रक जाल बोलते हैं। तो आपको एक बार मैं इमेज में दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बीच में धागे जैसा ऐसा दिख रहा है, देख सकते हैं ऐसा ऐसा बना है। ये धागे जैसा क्या है, केंद्रक का जाल है, नेटवर्क है, ठीक है, जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं। तो देखते हैं इसको। हाँ, तो धागे जैसा जो संरचना रहता है केंद्रक के अंदर में फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। जो धागे के जैसा रहता है, थ्रेड लाइक, ठीक है। तो क्रोमेटिन क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। इसका थोड़ा सही व्यू देखेंगे फ्रेंड्स, इस क्रोमेटिन को पूरा डिटेल से अलग से वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो जो क्रोमेटिन रहता है धागे जैसा, वो दो चीज़ों से मेनली बना रहता है, एक हिस्टोन प्रोटीन और एक डीएनए, ठीक है। आरएनए भी रहता है लेकिन ये कम परसेंट में रहता है। तो आप यहाँ इसका कंपोजिशन देख सकते हैं, प्रोटीन 60%, डीएनए 35% और आरएनए अप्रॉक्सीमेटली 5%, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है लगभग, ठीक है। तो ये अलग अलग जीव में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है, ठीक है, बदलते रहता है। तो मेनली प्रोटीन और डीएनए का बना होता है, ठीक है। एक और पॉइंट देखते हैं, प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन पढ़े हैं, प्रोटीन से जो धागा है वो बना है ना। तो प्रोटीन क्या होता है, पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का, मतलब अमीनो को ही हिंदी में अमीनो एसिड बोलते हैं। उसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड मिल करके क्या बनाते हैं, आपस में जुड़ करके ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में मनुष्यों का अगर बात कर लें, या सभी जीवों में लगभग रहता है ये अमीनो एसिड 20 प्रकार का, ठीक है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड, मतलब मैं 20 की संख्या में ले लूँ, मिनिमम रहता है। तो ये सभी मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखना। नेक्स्ट है डीएनए। अभी डीएनए का बात किए हैं कि क्रोमेटिन जो नेटवर्क जाल है वो डीएनए और प्रोटीन का बना है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी है, ठीक है, डाईऑक्सी नहीं है। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबो का मतलब होता है फ्रेंड्स शुगर, मतलब शक्कर यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो डीएनए एक प्रकार, डीएनए में क्या रहता है, शक्कर रहता है, ठीक है, और एक प्रकार का ये एसिड है, अम्ल है, ठीक है। दूसरा है आरएनए। आरएनए बहुत कम परसेंट रहता है क्रोमेटिन में, लेकिन रहता है, ठीक है। तो ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसमें बस डीऑक्सी नहीं लगा रहता है, ठीक है, इसको आप याद रखना। और ये बना कैसे रहता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे आप देखे होंगे पतंग का जो धागा रहता है, ये पतंग का मैं धागा बना दिया, तो धागा को बांधने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो जैसे मज्जा होता है ना, धागा को बांधने के लिए क्या होता है, मज्जा होता है, पतंग उड़ाने वाले उसी में लपेट देते हैं उसको, है ना। तो उसी प्रकार क्या रहता है, ये डीएनए धागा है, ठीक है। तो डीएनए धागा है, तो धागा को लपेटने के लिए बीच बीच में प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर रहता है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप देख कर समझ सकते हैं। सपोज ये गोल क्या है, प्रोटीन है, जिसमें ये डीएनए लिपटा हुआ है, ठीक है। तो बीच बीच में ये लिपटा हुआ रहता है। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसका एनिमेशन देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं जेनेटिक सब्सटेंस। तो ये जो क्रोमेटिन होता है, नेटवर्क होता है केंद्रक के अंदर, वो क्या रहता है, जेनेटिक सब्सटेंस रहता है, आनुवंशिक पदार्थ। मतलब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा गुण है, जो लक्षण है जितना भी जीव का, वो अगले पीढ़ी में उनके बच्चों में जाता है, ठीक है। उसी को ले जाने के लिए ये बना रहता है नेटवर्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्रोमेटिन कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक में धागे जैसा संरचना होता है।
तो ये कोशिका बाद में 2 भागों में बंट जाता है, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो जब 2 भागों में बंटता है फ्रेंड्स, तो जो धागे जैसा संरचना होता है क्रोमेटिन, वो एक्स के आकार में ऐसा बदल जाता है, रूप को बदल लेता है। उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बदलता कैसे है? सपोज ये धागा है, ठीक है, वो क्रोमेटिन है, तो ये थोड़ा दूर दूर रहता है, ठीक है, रेयरर रहता है। तो ये क्या हो जाता है? डेंस हो जाता है, एकदम घना हो जाता है, और आपस में घना होकर स्ट्रक्चर बनाता है, जैसा कि आप लोग को मैं दिखा सकता हूँ। सपोज ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये आपस में डेंस हो गया, तो ये क्या बन गया? एक आकार का एक स्ट्रक्चर बन गया, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। पहले क्रोमेटिन ऐसा था, धागा जैसा, अब और ये घना होकर डेंस होकर ऐसा बन गया, तो ये क्या कहलाता है? क्रोमोसोम कहलाता है, ठीक है। ये कब होता है? सेल डिवीजन के समय, कोशिका जब विभाजित होता है 2 भागों में, उस समय, ठीक है। तो क्रोमेटिन से क्या बनता है? क्रोमेटिन से बनता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो आप ये एक चीज़ और याद रखना यहाँ कि क्रोमेटिन पहले प्रोटीन और डीएनए का बना था मेनली, है ना। तो क्रोमोसोम भी प्रोटीन और डीएनए का ही रहता है, मतलब बदलता नहीं है कंपोजिशन उसका, बस वो घना होकर एक नया स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि क्रोमेटिन से क्या बना है। जो नेटवर्क जाल है उससे क्रोमोसोम बना है। तो क्रोमोसोम एक निश्चित संख्या में होता है और क्रोमेटिन एक धागे जैसा होता है, ठीक है। तो धागे को आप तो जनरली गिन नहीं सकते, लेकिन क्रोमोसोम को गिन सकते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम होता है वो 23 के पेयर में, 23 के पेयर में होता है, मतलब टोटल 46 है ना। पेयर को खोलें तो 46 की संख्या में मनुष्यों में क्रोमोसोम पाया जाता है, जो सेल डिवीजन के टाइम, कोशिका विभाजन के टाइम दिखाई देता है, ठीक है। आप ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस मैं अभी आपको बताया हूँ कि जैसा कि ये कोशिका है, तो सेल के अंदर क्या रहता है? केंद्रक रहता है, न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस क्या चीज़ का बना रहता है, कैसे बनता है, इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो न्यूक्लियोलस रहता है, केंद्रिका रहता है केंद्रक के अंदर ना, ठीक है। केंद्रक के अंदर वो सेट क्रोमोसोम से बनता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्रोमोसोम देखे हैं कि क्रोमेटिन से, नेटवर्क जाल से क्रोमोसोम बनता है एक आकार का, और इन्हीं में से एक रहता है सेट प्रकार का। सेट, अब ये नीट वाले पढ़ते हैं, आप बस इसको ये समझने के लिए याद रखना 1 मिनट। तो सेट प्रकार का जो क्रोमोसोम रहता है, जैसे मनुष्य में 23 जोड़े में रहता है, मतलब 46 क्रोमोसोम रहता है, तो उनमें से कुछ क्या रहते हैं? सेट प्रकार के रहते हैं, ठीक है। तो जो सेट प्रकार के क्रोमोसोम हैं, उन्हीं से क्या बनता है? न्यूक्लियस का निर्माण होता है, और ये मेनली आरएनए का बना होता है, ठीक है। न्यूक्लियस किसका बना होता है? आरएनए का। और आरएनए किससे बनता है? आरएनए डीएनए से बनता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनता है। तो ये कैसे बनता है, इसको दूसरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आरएनए का बना होता है, और इसका काम क्या होता है? आरएनए का संश्लेषण करना, मतलब ये खुद भी आरएनए का बना होता है, और आरएनए का संश्लेषण करता है, मतलब आरएनए बनाता है, ठीक है। अब यहाँ आर का मतलब होता है राइबोसोमल, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल क्यों बोलते हैं, इसको देखते हैं। इसको आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम का निर्माण। तो ये जो न्यूक्लियोलस है, ये आरएनए का निर्माण करता है, और आरएनए से ही क्या बनता है? राइबोसोम बनता है, ठीक है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये राइबोसोम का भी निर्माण करता है, ठीक है। तो 2 चीज़ का निर्माण करता है ये, आरएनए का निर्माण करता है, राइबोसोमल आरएनए का, और राइबोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। तो राइबोसोम भी खुद भी आरएनए का ही बना रहता है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से क्या बनता है? आरएनए बनता है, वहीं न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रिका के अंदर, ठीक है। और आरएनए का क्या बना रहता है? राइबोसोम बनता है, और राइबोसोम आगे चल के करके क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो मेनली प्रोटीन निर्माण के लिए ही न्यूक्लियोलस का जन्म होता है, न्यूक्लियोलस बना रहता है, केंद्रिका बनता है, ठीक है। तो कैसे बनता है, इसको देखते हैं आगे।
एक चीज़ यहाँ जान लेते हैं फ्रेंड्स कि न्यूक्लियस कितनी संख्या में पाया जाता है। तो जो केंद्रिका होता है वो 3 से 4 की संख्या में पाया जाता है। सपोज़ ये क्या है, केंद्रक है, ठीक है। तो केंद्रक के अंदर 3-4 न्यूक्लियस हो सकते हैं, क्योंकि इसका काम तो प्रोटीन बनाना हुआ एक प्रकार से, है ना। पहले आरआरएनए बनाएगा, आरआरएनए से राइबोसोम बनेगा, और राइबोसोम से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो मेनली प्रोटीन निर्माण के लिए केंद्रिका रहता है। तो ये संख्या में 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, और जिन जीवों में, है ना, जिन कोशिकाओं में ज़्यादा प्रोटीन का ज़रूरत रहता है वहाँ न्यूक्लियस ज़्यादा की संख्या में भी हो सकते हैं, 8-10 हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक डायग्राम है, आप इसको समझ सकते हैं। ये है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर में देख सकते हैं ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जो नेटवर्क है ना, जाल है। और ये बीच में छोटा सा क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। केंद्रिका आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और ये इसका पोर है, ठीक है, मेम्ब्रेन का इसका पोर है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा है। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी पढ़े हैं कि यहाँ न्यूक्लियोलस में क्या बनता है, आरआरएनए बनता है और राइबोसोम बनता है, जो यहाँ से पोर से निकल कर बाहर इधर आता है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज़्म क्या होता है उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ बात आया है राइबोसोम का, तो राइबोसोम को इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम कहाँ बनता है, सबसे पहले हम अभी देखे हैं, ये न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका के अंदर बनता है, मतलब केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होता है वहाँ बनता है, ठीक है। और किससे बनता है, आरआरएनए से। कैसे बनता है इसको देखेंगे, इससे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है, पॉइंट है, डिस्कवर्ड बाय जी.ई. पैलाडे। जी.ई. पैलाडे मतलब जॉर्ज पैलाडे। जॉर्ज पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले देखा था, ठीक है। और चूंकि जॉर्ज पैलाडे ने इसका खोज किया है, इसलिए इसको जॉर्ज पैलाडे पार्टिकल, पैलाडे कण भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। और ये किससे बना होता है, आरआरएनए से। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, है ना। और आरआरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में, केंद्रिका में, ठीक है। तो राइबोसोम किससे बनता है, आरआरएनए से और आर प्रोटीन से। आर का मतलब यहाँ होता है राइबोसोमल, ठीक है। तो ये राइबोसोमल प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से बनता है, ठीक है। मैं यहाँ एक डायग्राम बना देता हूँ, आरएनए और आर प्रोटीन, ये इससे दोनों से मिल करके राइबोसोम न्यूक्लियोलस के अंदर, केंद्रिका के अंदर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल सेल ऑर्गेनेल्स। सभी कोशिका अंगों में सबसे छोटा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, है ना, ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम और बहुत सारे, हैं ना। तो इनमें फ्रेंड्स जो राइबोसोम होता है, बीच बीच में बिंदु बिंदु दाने दाने जैसा, वो सबसे छोटा माना गया है अंग में, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा अंग, ठीक है, राइबोसोम को माना गया है, जिसका आकार कितना होता है, करीब करीब 150 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। 120 से 150 एंगस्ट्रॉन होता है। आकार थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। तो सबसे बड़ा कौन है, इसको देखते हैं। तो लार्जेस्ट ऑर्गेनल क्या है, केंद्रक। तो कोशिका के अंदर केंद्रक रहता है, वो सबसे बड़ा अंग होता है कोशिका का, ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है, याद रखना। और ये दानेदार होता है। राइबोसोम जो होता है फ्रेंड्स, वो बहुत सबसे छोटा आकार का होता है। तो कैसा रहता है, दानेदार, दाने के समान रहता है, ठीक है। ग्रैनुलर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट टॉपिक है, फाउंड इन न्यूक्लियस ईआर साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो राइबोसोम है कहाँ कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में मतलब केंद्रक में। चूंकि ये केंद्रिका में बनता है, न्यूक्लियोलस में, इसलिए इस यहाँ तो पाया ही जाएगा केंद्रक में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और साइटोसोल मतलब जो कोशिका के अंदर में जो द्रव भरा रहता है, लिक्विड, जिसको साइटोसोल बोलते हैं, वहाँ ये दाने दाने के समान रहता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम का जो अंग रहता है, वहाँ भी पाया जाता है राइबोसोम। और क्लोरोप्लास्ट में मतलब हरित लवक में भी पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको हिंदी में एक बार देख लेना, ठीक है। केंद्रक केंद्रिका में पाया जाता है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।
तो सेल ऑर्गेनेल विद इन सेल ऑर्गेनेल इसको बोला जाता है, ठीक है। कोशिका के अंदर कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंदर इसको देखते हैं। जैसे एक कोशिका है तो कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी और अंग पाया जाता है राइबोसोम, इसलिए कोशिका के अंदर कोशिका अंग के अंदर एक और कोशिका अंग, इसलिए सेल ऑर्गेनेल विद इन सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। बोलते बोलते थोड़ा इधर उधर हो जाता है वर्ड, ठीक है, कंटिन्यूअसली बोलने से, ठीक है। तो कोशिका अंग के अंदर मतलब कोशिका अंग के अंदर और कोशिका अंग, ये पेपर में पूछा जाता है, आप इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये डायग्राम है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं जो बिंदु बिंदु दिख रहा है ये क्या है, कोशिका का राइबोसोम है, ठीक है। साइटोसोल में पाया जाता है। तो ये साइटोसोल है, आपको दिख रहा होगा ये जो लिक्विड है मटेरियल वो क्या है, साइटोसोल है, जिसको साइटोप्लाज्मा भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ दिख रहा है ग्रेनुलर राइबोसोम, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके सामने वाले भाग में आप देख सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने वाले भाग में जो केंद्रक के झिल्ली से जुड़ा है और कोशिका झिल्ली तक फैला है, ठीक है। वहाँ छोटा छोटा दाने दाने जैसा सामने में दिख रहा है, वो क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। तो राइबोसोम यहाँ ईआर में भी पाया जाता है, साइटोसोल में भी पाया जाता है। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपको राइबोसोम दिख रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपको राइबोसोम दिख रहा है, ठीक है। तो इतना जगह में पाया जाता है, आप इसको याद रखना। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं सभी जगह में पाया जाता है, तो राइबोसोम भी बहुत सारे प्रकार का पाया जाता है फ्रेंड्स। जो ज़्यादा प्रोटीन बनाते हैं उसको ज़्यादा एस प्रकार का समझा जाता है, और जो कम प्रोटीन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कम एस का बोलते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है ये, ठीक। ये तो न्यूक्लियस में सभी जगह पाया जाता है ना, न्यूक्लियोलस में ऑल टाइप का। तो न्यूक्लियोलस के अंदर, केंद्रिका के अंदर चूँकि ये बनता है राइबोसोम, ठीक है। तो वहाँ सभी प्रकार का राइबोसोम बनेगा, चाहे 70 का एस का हो, चाहे 80 एस का हो, है ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो अभी देखे हैं हम लोग, वहाँ 80 एस प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप याद रखना 80 एस प्रकार का पाया जाता है। साइटोसोल में, है ना, कोशिका के द्रव में, लिक्विड में जो बिखरा रहता है वहाँ 80 एस प्रकार का पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70 एस और 55 एस प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में 70 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं ये एस क्या है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, राइबोसोम को सेडिमेंटेशन वाला विधि से इसको अलग करते हैं। आप इसको कैसे बताऊं आपको, ठीक है। इसको आप याद रखना, सेडिमेंट मतलब होता है जैसे ये गिलास में हम लोग ले लिए धूल मिट्टी का कण, ले लिए पानी में मिला दिए, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, है ना, नीचे। तो नीचे बैठेगा उसी के आधार पर, ठीक है, उसी के आधार पर इसको एस नाम दिए हैं। तो ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है कॉमन एग्जाम के लिए, रेलवे व्यापम के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग डीप में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसको बस याद रखना कि जो 80 एस प्रकार का होता है वो ज़्यादा प्रोटीन बनाता है और आकार में ज़्यादा बड़ा रहता है, ठीक है। और जो 70 एस प्रकार का राइबोसोम रहता है वो आकार में छोटा रहता है और कम प्रोटीन बनाता है। अब उससे भी छोटा 55 एस प्रकार का रहेगा, ठीक है। 55 एस प्रकार का और बहुत छोटा रहेगा और ये बहुत ही कम प्रोटीन बनाएगा। इसके अलावा और भी होता है, जैसे 120 एस प्रकार का राइबोसोम, वो और ज़्यादा प्रोटीन बनाता है। बस इसको नॉर्मली आप याद रखना, ठीक है। और फ्रेंड्स आप ये याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल जैसे जीवाणु होता है, बैक्टीरिया, उनमें भी राइबोसोम पाया जाता है दाने के समान। और यूकैरियोटिक जैसे हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं बड़े बड़े, उनमें भी राइबोसोम पाया जाता है, वो 80 एस प्रकार का होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये आरबीसी में अब्सेंट रहता है। आरबीसी मतलब जो लाल रक्त कणिका है उनमें क्या रहता है, ना केंद्रक पाया जाता है, ना ही आरबीसी पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, ना ही
और अन्य जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये कुछ नहीं पाया जाता राइबोसोम इसमें, आरबीसी में, ठीक है, ये आप याद रखना। फिर नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। तो राइबोसोम किससे बना रहता है? आरआरएनए से और आर प्रोटीन से। तो ये सपोज आरआरएनए है, इसके बारे में हम लोग और डीप में चर्चा करेंगे कि आरआरएनए क्या है, आरएनए क्या है, डीएनए क्या है, ठीक है। तो ये आरआरएनए है सपोज, तो बीच बीच में प्रोटीन रहता है, उसको बांधने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ एक जगह रहता है प्रोटीन जिसमें वो बंधा रहता है, ठीक है। जैसे धागा होता है ना, टेलर लोग सिलते हैं धागा, तो धागा की इसमें एक प्लास्टिक के जैसे कुछ स्ट्रक्चर रहता है, उसी में गूंथा रहता है ना। तो धागे को गूंथे रहने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो वही बीच बीच में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। और ये क्या रहता है राइबोसोम में? आर प्रोटीन। आर प्रोटीन मतलब राइबोसोमल प्रोटीन, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है हम लोग देख ही चुके हैं, प्रोटीन का निर्माण करना। तो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण ये कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, ठीक है। और इसीलिए इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, प्रोटीन निर्माण का कारखाना बोलते हैं, जो एग्जाम में इसी रूप में इसको पूछा जाता है, ठीक है। प्रोटीन मैं अभी बताया हूँ आपको कि ये अमाइनो एसिड का चैन होता है, ठीक है। और अगर राइबोसोम ग्रुप में रहता है, जैसे एक राइबोसोम है दानेदार के समान, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? राइबोसोम बोलेंगे। लेकिन बहुत सारे प्रोटीन अगर आपस में मिलेंगे, ठीक है, जैसे ग्रुप में अगर रहेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं। अब ये ग्रुप में क्यों होते हैं? ज़्यादा प्रोटीन बनाने के लिए। कुछ कोशिका ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जहाँ जो ज़्यादा प्रोटीन बनाता है, तो ज़्यादा प्रोटीन बनाने के लिए उसमें 80S प्रकार का या 120S प्रकार का क्या रहेगा? राइबोसोम रहेगा। बड़ा राइबोसोम चाहिए और ज़्यादा संख्या में रहता है, ठीक है। अब कोशिका ज़्यादा प्रोटीन क्यों बनाता है? एक छोटा सा व्यू देख लेते हैं। तो जैसे हमारा शरीर है और हमारे शरीर से विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं फ्रेंड्स, है ना। बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ थायरॉक्सिन के लिए थायराइड ग्लैंड होता है। तो इनमें से जो भी हार्मोन निकलता है, जैसे पैंक्रियाज होता है, तो पैंक्रियाज होता है, अग्नाशय, उससे भी निकलता है हार्मोन। तो वो सभी क्या रहते हैं? जनरली प्रोटीन रहते हैं। तो उनको निकालने वाले कोशिका को ज़्यादा प्रोटीन निकालने के लिए ज़्यादा राइबोसोम का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो क्या रहता है? 80S प्रकार का जो ज़्यादा निकालता है, या उससे ज़्यादा भी बड़ा रह सकता है 120S का, ठीक है। और वो पॉलीराइबोसोम जनरली होते हैं, पॉलीसोम होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे आपस में मिल कर के, है ना, प्रोटीन बनाते हैं और हार्मोन बनाते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। तो इतना आप लोग समझ गए फ्रेंड्स। अब राइबोसोम से प्रोटीन कैसे बनता है, ठीक है, राइबोसोम से प्रोटीन कैसे बनता है, उसको हम लोग दूसरे वीडियो में उसका डिटेल में चर्चा करेंगे कि उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो आपको छोटा सा व्यू एक बार बता देता हूँ कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, ठीक है। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, ठीक है। प्रोटीन दिख नहीं रहा होगा, तो ये आरएनए से प्रोटीन बनता है। मेनली कोशिका का यही रात दिन काम होता है उसके केंद्रक का, ठीक है, कि डीएनए को आरएनए में बदलना और वहाँ से प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। तो प्रोटीन निर्माण का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है, अनुवाद बोलते हैं। और डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, प्रतिलिपिकरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इसको देख कर के कमेंट करना कि क्या मतलब कैसा बना है वीडियो, ठीक है। और इसको लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।